हाय फ्रेंड्स, रऊफ लाला उर्फ चालू अप्पी मुंबई वापस आ गए। अब आप कहेंगे रऊफ लाला क्यों? आते के साथ ही वो काजल थोपी। और आपको पता ही है, पिछले पॉडकास्ट में मैंने बोला ही था कि पठानी टाइप का गोल दामन का कुर्ता पहन रखा था, ऊंचे जो है वो प्लाजो वाला वो पहन रखा था, और ऊपर से अभी काजल थोप ली। तो एग्जैक्टली वही लग रही थी। जब इससे पहले इसने काजल लगाई थी तो मैंने इसको रऊफ लाला का नाम दिया। जिनको नहीं पता, तो रऊफ लाला का किरदार जो था वो ऋषि कपूर ने निभाया था, जब ऋषि कपूर अच्छे खासे हेल्दी हो गए। अभी रिसेंट में जब अग्निपथ मूवी आई थी, उसमें उन्होंने रऊफ लाला का किरदार निभाया था। एग्जैक्टली चालू अप्पी काजल लगा के वैसे ही लग रही। और बहुत सारे मेरे दिए हुए पॉइंट्स या फिर मेरे कॉल आउट किए हुए पॉइंट्स जो है वो चालू अप्पी ने बहुत सारी चीजों में क्लियर की। बड़ा अच्छा लगता है भाई साहब, अच्छा लगता है कि जब हमारे कहने से, हमारे कॉल आउट करने से किसी को कुछ फर्क पड़ता। तो वो सारे पॉइंट तो मैं जब पॉडकास्ट बनाऊंगी रात वाला, तो सारे पॉइंट कवर करेंगे और बताएंगे भी कि किन किन चीज़ों पे फर्क पड़ा है और किन किन चीज़ों से वो पॉजिटिविटी ला रही है, या फिर यूं कह लो कि उन पर इम्प्लीमेंट कर रही है, जो कि अच्छी बात है। जो चेले चपाटे चमचे हैं, तुम जल जल कर मर जाओ, क्योंकि भाई देखो, पॉडकास्ट सुनती है और बहुत सारी चीजें सुधारती है, और क्या चाहिए। और हाँ जनाब की बात याद आई, जनाब ने अपने Q&A में ये भी बोला था कि किसी ने पूछा था, इन लोगों को कुछ कहते क्यों नहीं हो? उन्होंने कहा नहीं, हमें कुछ नहीं कहना, लोगों का काम है कहना, कहने दो उनको, हम उस नेगेटिविटी में नहीं पढ़ना चाहेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम जैसे पॉडकास्टरों को नेगेटिविटी फैलाओ, और वो खुद ही नेगेटिविटी फैला रहे हैं, क्योंकि जिनके लिए तुम लड़ रहे हो वो तो खुद आगे को आने को तैयार नहीं है, वो खुद बचने को तैयार है कि भाई करने दो जो कर रहे हैं। लेकिन इनको चमचागिरी कर, इनको इनके चरण स्पर्श करने हैं, चरण धोकर पीने हैं, तो भाई पियो, चरण धो के पियो, क्योंकि तुम लोग वही कर सकते हो। क्योंकि वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे, तुम लेके स्टैंड खड़े हो जाओ, स्टैंड बनकर खड़े हो जाओ। वैसे इससे बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं है बहुत बड़ी बेइज्जती है, शेमड़ी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो नेहा की वीडियो थी, कुछ पॉइंट्स रह गए थे, कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने आपके साथ मॉर्निंग में शेयर किया, तो उसी के कुछ और पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बात करेंगे हम इनकी बड़ी मम्मी बड़े पापा के बारे में, जो कि ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है इनकी अम्मी से थोड़ी बेहतर है। किस चीज में? आई थिंक एजुकेशन में, आई थिंक समझ में, आई थिंक नॉलेज में, व्यवहार निभाने में तो ऑब्वियसली नो डाउट हमें सुनने देखने को मिल ही गया है कि जब उनकी नंदोई एक्सपायर हुए, यानी कि इनके फूफा जी एक्सपायर हुए थे, तो वहाँ जो भी कुछ व्यवहार वगैरह सब निभाया था वो इन्होंने ही निभाया था। कुछ फालतू के लोग जो है उनको बोल रहे थे कि वो भी तो कर सकते थे, वो भी तो करते हैं, जो बचपन में उनके लिए कुछ नहीं करा तो अब वो क्यों करेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये गरीब थे तो वो भी कोई अमीर नहीं थे। और भाई ये कानपुर का घर देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि वो कोई बहुत अमीर है? भाई बहुत मिनिमल सा मकान है वो। हाँ, जैसे इनकी पुप्पियों के टूटे फूटे से मकान है, पुराने मकान है, मामुओं के टूटे फूटे पुराने मकान है, वैसे नहीं है, क्योंकि सिटी में रहते हैं तो मरम्मत कराया हुआ है। बाकी एक आम घरों की तरह से ये कुछ भी कोई ऐसा नहीं था कि भाई मिडिल क्लास से कुछ ज्यादा अपर क्लास का था, और वो भी मिडिल क्लास की कैटेगरी में आते हैं। और उसके बावजूद भी जो भी व्यवहार निभाने होते हैं अपनी बहनों से रिलेटेड या रिश्तेदारी से रिलेटेड, वो वही करते भी हैं। अब वो क्या हालात थे, क्या था क्या नहीं था, कि दादी को, मतलब इनकी दादी को, चालू की दादी को ऐसे हालात में इस उम्र में नौकरी करना पड़ रहा था, तो इनके क्या हालात थे या उनके क्या हालात थे? तो दोनों ही हालातों में दोनों ही नालायक हैं। मैं तो यही कहूँगी कि दो बेटे होने के बावजूद और 4 बेटियां होने के बावजूद भी, अगर बूढ़ी माँ को, जिनको आंख से भी सही से नहीं दिखता था और अपने सर्वाइवल के लिए दूसरों के घर जाकर बर्तन धोने पड़ते थे, झाड़ू पोछा या जो भी कुछ काम था वो करना पड़ता था, तो भाई ऐसी 6 औलादों पर तो लानत है। फिर चाहे उसमें 4 फुप्पियां हों, जो भले ही वो गरीब सही, लेकिन एक जो है बूढ़ी माँ का पेट तो पाल ही सकती थी। वो लोग भी खुद घर के बाहर जाकर दूसरों के यहाँ घरों में काम करती है, और अब जब उनका सर्वाइव होता है, और एक बेटा है कि भाई वो वहाँ रह रहा है, लेकिन बेटा तो उनका बेटा तो संभल गया ना, वो तो अच्छा ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, मीरा रोड पे रह रहे, और दूसरों को सीख दे रहा था, खुश रहिए, प्यार बांटिए। और ये तो व्लॉगिंग शुरू हुई 2020 से, तो हमें देखने को मिला, लेकिन उससे अच्छी का कम लाइफस्टाइल जी रहे थे। शादी इन्होंने कैसी की यहाँ पर आकर, इवन इन्होंने तो शादी में भी नहीं दिखाया था, जबकि उनकी माँ एक्सपायर हुई है, वो 2021 में एक्सपायर हुई है, जब इनके पापा को दोबारा से वो अटैक आया है। तो इन्होंने तो इतनी अच्छी लाइफस्टाइल जी है। 2013 से ये लोग मुंबई में रह रहे हैं, अच्छी खासी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जहाँ इतनी पब्लिक पड़ी रहती थी वहाँ पर एक माँ भी रह सकती थी। और वहीं अगर देखा जाए तो ये लोग जो कानपुर में रह रहे हैं,
ठीक ठाक घर है, एक बूढ़ी माँ को रख सकते थे, लेकिन ना इन्होंने किया ना उन्होंने किया। लेकिन देखा जाए तो ये लोग ज्यादा अच्छी हैसियत में थे और ना बेटियों ने किया, जबकि आज उनमें से एक बेटी उसी माँ के घर में रह रही है जो कि इनका एक्चुअली में इसकी दादी का घर है। तो क्या माँ बेटियां एक साथ रहकर मिलकर काम करती थी ताकि अच्छे से सरवाइव कर सकें? ये पुप्पियां तो आज भी लोगों के घरों में ही काम करती हैं एनएफ के अकॉर्डिंग। अगर उनके हालात अच्छे थे और बड़े पापा ने भी उस टाइम अगर माँ को साथ नहीं रखा तो वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं, उतने ही गुनाहगार हैं। वो भी कोई दूध के धुले नहीं है अगर उन्होंने अपनी माँ को ऐसे ही छोड़ दिया है तो। और ये तो खैर है ही नालायक। क्यों नालायक है? क्योंकि इन लोगों ने ज्ञान बहुत बांटा, दूसरों को सीख बहुत दी कि आगे से पर्दा करो, पीछे से पर्दा करो, हिजाब ऐसा होता है, हिजाब वैसा होता है, हिजाब फैशन की चीज नहीं है। और खुद क्या कर रही है? रऊफ लाला बनकर घूम रही। वैसे ही जनाब ने ये करते हैं, वो करते हैं, छोटों को प्यार, बड़ों को प्यार। दादी को भी प्यार करना चाहिए, वो तुम्हारी दादी है, तुम्हारे पापा की माँ है। वही मैडम, इनके लिए तो मैं जमीन पे भी सोने को तैयार हूँ, मैं गाड़ी में भी सोने को तैयार हूँ। और अब कहाँ सो रही हो और कहाँ सुला रही हो और क्या हालत बनाई हुई है? अब आ गई ना मतडोल। दो उनको बेड, अपना बेडरूम दो, क्यों गद्दों पे जमीन पे सुलाए रखती हो? अम्मी के घर में क्यों जमीन पर पड़ी रहती है वो दरवाजे में, वो भी मेन डोर के पास? क्यों अम्मा को गद्दा बिछा दिया चालू ने जमीन पर? पिछले पॉडकास्ट में मैंने आपको पूछा था, जो दूसरे चैनल पर पॉडकास्ट डाला था, उसमें मैंने एक जो है आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये चालू कहाँ रखेगी? तो देखो, चालू ने रखा तो ऊपर ही, और सामान रखवाने के लिए नीचे भेज दिया कि सामान सारा नीचे रखवाओ। और बेटी खाला ने पहले मुंह खोल दिया, 2 जोड़ी कपड़े रख लेंगे, बाकी सारा सूटकेस नीचे पहुंचा देंगे। हाँ, अम्मी का घर नहीं है, डंप यार्ड है वो। इसको ब्लू जंबो रखनी होती तो नीचे रखवा देती, किसी के सूटकेस रखवाने हो तो नीचे रखवा देती है। और गद्दा बिछा कर दे दिया कहाँ पे? बालकनी के दरवाजे के पास, जहाँ पे काउच पड़ा रहता है, जहाँ पे सनी जो है हमेशा पड़ा पसरा रहता था। वो प्रॉपर इतनी जगह भी नहीं है कि गद्दे की लेंथ उतनी हो। क्यों नहीं हैदर का कमरा दे दिया गया? हैदर के कमरे के बेड पे वो तो बड़े आराम से सो सकती हैं, नरम बिस्तर पे, क्या दिक्कत है? अपने यहाँ पे भी तो दीवान पर सोती है ना वो, जो भी उनका तखत दीवान या जो भी आप उसको कहो। पर नहीं फ्रेंड्स, वो हमारे बच्चे का है, हम क्यों वहाँ पर सुलाएंगे? नहीं, हम उनको सड़े हुए गद्दे पर बिछाएंगे, और वो भी बिना चादर बिछाए हुए। नरम बिस्तर इतना मुलायम हमने अपने बच्चे के लिए फर्नीचर खरीदा है, उस पर हम अपनी नानी को सुलाएंगे? आपने ऐसे कैसे सोच लिया? तो वही उन्होंने जब ये चैट दिखाई नेहा ने, तो ठीक है, अब लोग नेहा से प्रूफ मांग रहे थे। एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई इस चीज़ के लिए कि जब ये कह रहे थे तुम्हें कैसे पता, क्योंकि लोग इस जब मन घड़त कहानी बना रहे हैं कि पापा के पास फ़ोन नहीं है, छीन लिया। अब तो भाई उनकी भाभी ने क्लियर बोल दिया कि इब्बू के पास फ़ोन नहीं रहता, वो लोग फ़ोन छीन लेते हैं उनसे ताकि वो भाई से और बहनों से बात ना कर पाए। अब वो तो लिखा हुआ है, लिखे हुए को तुम मिटा सकते हो क्या? अब ये प्रूफ नहीं है तो क्या है? हाँ, बाकी की जो बातें हैं वो एग्जैक्टली ऑलरेडी नेहा वो सारी चीजें बता चुकी है, पर लोगों को ट्रस्ट नहीं होता ना बिना देखे। तो भाई एज अ प्रूफ उन्होंने वो दिखाई है। क्यों? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि ये वहीं से है तो ये कुछ भी उल जलूल बोलती है। चालू अप्पी ऐसी नहीं है। चालू अप्पी कैसी है ये आपने देख ही लिया। अब बात करते हैं इनकी बड़ी मम्मी की। तो जब इनकी बड़ी मम्मी के पास खुद का सोशल प्लेटफॉर्म है तो खुद का ही नहीं है एक्सपोज कर देती। क्यों नेहा के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही हैं? डरते हो क्या उनसे? या तो डरो मत या तो करो मत। और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एनएफ वीडियो बनाते हैं तो उनका जो स्टाइल है या वो जो भी कुछ जिस भी तरीके की एक्सपोज वीडियो या मिमिक्री वीडियो या जिस भी तरह की वीडियो बनाते हैं तो उनका और एक्चुअली इन लोगों का क्या आपस में कनेक्शन चल रहा है या किस तरह का रिश्ता चल रहा है। अगर उसके बावजूद भी उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली हैं, इट मीन्स वो ये चाहते थे कि हमारी तरफ की बात भी चली जाए पब्लिक में और नेहा के बुरी भी नेहा बन जाए और हम पर बुराई भी ना आए और लोगों में ये बात भी चली जाए कि एक्चुअली ये लोग कैसा बिहेव करते हैं। तो ये क्या बात हुई? अब अगर आपने एक्सपोज करने का खुद ही फैसला ले लिया था और ये बात आपको खुद ही कन्वे करनी थी और इतनी बुरी लग रही थी तो अपने चैनल से भेज देते। यहाँ नेहा तो सही प्रूफ हो गई क्योंकि उसने जो बोला और उसने वो दिखा भी दिया, लेकिन तुम लोग पीछे कैसे हट गए? और अगर डरते ही हो तो भाई ये सारे काम करते ही क्यों? और करते हो तो डंके की चोट पर आकर करो। बिल्कुल कितना लवी डवी दिखा रहे थे जब जा रहे थे और मैंने तो कहा भी था, मैंने कहा भाई साहब जो कोई ठीक हो जाए और खुद जो है वहां पर तुम्हारी चाकरी करने के लिए, तुम्हारे आगमन के लिए तैयारी करने के लिए, वेलकम करने के लिए इतना बंदा रेडी हो तो फिर क्या फायदा उसको देखने जाने के लिए? वो तो ठीक है ना, फिर तो ऐसा समझ लो कि रेगुलर विजिट पर गए हो। क्योंकि ये जो लाइन थी ना, ये बहुत ही चीज़ी लाइन थी कि आप अपने ब्लॉग में यूज़ कर सकती हो और फिर आप अपने पॉडकास्ट में अपने जो भी बनाते हो आप ब्लॉग्स में उसमें क्यों नहीं यूज़ कर सकती हो? आप तो लाइव भी आती हो, आप तो इंस्टाग्राम पर भी हो, आप तो फेसबुक भी चलाते हो, तो क्यों बड़ी मम्मी आपको डर लगता है क्या? और बड़ी खुश होकर चालू पे दिखाई थी कि हैम्पर बनाया है, ये बनाया है। अरे भाई वो हैम्पर जो है ना उनकी होने वाली बहू ने बनाया है और जब तक बहुएं होती नहीं है ना तब तक उनके जो चार्म रहते हैं ना वो ऐसे ही रहते हैं। लवी डवी, ओवर स्मार्ट बनना, ओवर लवी डवी होना,
बना, और उनको पता चला कि भाई चालू ऐसे ऐसे नए बच्चे को लेके आने वाली, तो उन्होंने अपनी तरफ से बनाकर भेज दी। लेकिन चालू ने दिखाने की तो यही कोशिश की कि देखो वो तो वैसे ही झूठ बोलती रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा सच भी है तो बड़ी मम्मी बड़े पापा को थोड़ा सा तो वो दिखाना चाहिए था कि हाँ भाई हमें बुरा लगा है, तो वो उसको बोलना चाहिए था कि तुम लोग पहले क्यों नहीं आए, तुमने तो एक फोन भी नहीं करा था, तुम तो खुद तो भले बन गए नेहा के कंधे पर बंदूक रखकर चला। तो ये तो पीछे से तो बैक बिचिंग कर ली नेहा से, तुम अपने ब्लॉग में ले लो, तुम ऐसे बोल दो, तुम वैसे बोल दो। व्लॉगिंग तो आप खुद भी करते हो ना, आप खुद आके लाइव आकर बोल सकते थे, इंस्टाग्राम पर बोल सकते थे, फेसबुक पे बोल सकते थे। आप जहां पर भी आईबीज का नाम लोगे, डेफिनेटली लोग आपको जानते भी हैं, इतनी बार ब्लॉग्स में देखा भी है, आपके बोले हुए पे लोग और भी ज्यादा यकीन कर लेते। लेकिन वही वाली बात है ना कि ये एक तरीके से प्रमोशन भी समझ सकते हैं कि नेहा बोलेगी तो लोग हमारे चैनल तक जाएंगे, हमें ये सब कुछ मिलेगा, तो एक तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट करो और व्यूज पाओ, ये बात है। लेकिन जबरदस्ती की सारी बात तो लौट फिरकर नेहा के ऊपर आ गई। और अब क्या, अब तो चैट भी दिखा दी और बता भी दिया, अब भी तो तुम एक्सपोज हो गए हो, तो अब क्या वो रिश्ता रह जाएगा आपके साथ? चैट नकली नहीं थी, चैट बिल्कुल असली थी, अकाउंट भी बिल्कुल असली था। वो फेसबुक पर अकाउंट है, मैंने बताया भी था कि बहुत थोड़े से फॉलोवर्स हैं उसमें। और नई बात क्या पता चली, अगर किसी ने गौर फरमाया हो तो चलो गौर बाद में फरमा लेना, पहले स्क्रीन पर नजर डाल लो। एक क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? इसमें जो आपको फीमेल दिखाई दे रही हैं वो फीमेल हैं जो चालू की, जो दिल्ली में मतलब एक नई फैमिली बन गई है ना, हाँ हाँ नई फैमिली समझ गए ना, मतलब फनी का जो दोस्त है उनकी वाइफ तराना, जो दिल्ली शाहीन बाग में रहती है, जिनके यहाँ अभी रिसेंटली गई थी और खाना पीना सब कुछ खा कर आई थी, और उसके बाद दिल्ली में उनके साथ घूम भी रही थी, और जब भी दिल्ली आती है इन्हीं के साथ घूमती है और इनको अपनी दिल्ली वाली फैमिली बताती है। ये एक्चुअली कौन है, इनके साथ फोटो में कौन दिखाई दे रहे हैं? इनके सगे भाई। और ये कौन है? ये है डॉक्टर सुंबुल के हस्बैंड, यानी कि ये डॉक्टर सुंबुल की सगी ननद है, जो कि इससे पहले हमें नहीं पता था। डॉक्टर सुंबुल से तो 36 का आंकड़ा रखती है, क्योंकि उसने व्लॉगिंग शुरू कर दी है, क्योंकि उसके अंदर के इंटरनल रिश्ते ये खराब करवाती है, और उसी की ननद से, क्योंकि उनमें दोनों में नहीं बनती है, तो उसको ये अपनी फैमिली बताती है, इनके घर रुकना, आना, जाना, खाना। और वहीं देखा जाए तो डॉक्टर सुंबुल की माँ को इंट्रोड्यूस कराना भी जरूरी नहीं समझा था चालू अपी ने, जबकि वो उसकी चाची सास है। नानी सास को इज्जत तवज्जो दी जा रही है, और चाची सास जो घर में जो खुद की सास की देवरानी है वो बैठी है, उनको इज्जत नहीं, तवज्जो नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो कोई हिसाबी है तुम्हारी ननद की तरह, वो तो अपनी बेटी के व्लॉग में भी आती, और ऐसा तो नहीं वो खाली हाथ हिलाती हुई आई होंगी। तो इसने क्यों नहीं दिखाया कि वो क्या लेकर आई हैं, इन्होंने क्या दिया, वो हैदर को लेके बैठी हुई हैं, उनके क्या एक्सप्रेशन थे हैदर को देखने के बाद पहली बार। आप लोगों को ये अजीब नहीं लगता? मतलब ये जहाँ पिछले मोहल्ले में रहती थी वहां से कोई औरतें आई हैं तो उनको इतनी तवज्जो दी जा रही है कि वहां रहते थे, वहां रहते थे, इतनी मेमोरी, इतनी सारी बातें, और उनको भी तवज्जो ज्यादा दे दी गई उनसे जो इसकी खुद की सगी चाची है फनी की। वाह क्या रिश्ते हैं भाई साहब इनके घर के। क्योंकि जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी बेटी भी व्लॉगिंग करने लगी, इसलिए जो जो व्लॉगिंग करनी शुरू कर देते हैं ना इनकी जान पहचान वाले रिश्तेदारी में से, उनसे ये ऐसे कट ऑफ हो जाती है कि जैसे उनसे अब इसका कोई वास्ता नहीं है। फिर चाहे डॉक्टर सुंबुल हो, चाहे फिर वो सैफी हो, फिर चाहे वो आमिर जहांगीर की बहन हो, वैसे तो वो भी कुछ कम नहीं है। लेकिन सैफी से याद आया, सैफी का उस दिन 400 रुपए का जो फंडा हुआ था, और वो फंडा किस दिन हुआ? एक्चुअली फंडा नहीं कहना चाहिए, फड्डा कहना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके पर उसको फड्डा बोला जाता है। इसने जो घनघोर बेइज्जती की है, 400 रुपए वो मजाक कर रहा था, फनी इतनी महंगाई में दाम हमें, फनी देखो, और इसने फनी ने तुरंत एक्शन लिया। ये भी नहीं सोचा भाई है मैं क्या यहाँ पे कैमरे में बोलूंगा, 36 लाख लोग क्या सोचेंगे, क्या दिखाएंगे कि मैं थोड़े से पैसे के लिए उसको नीचा दिखा रहा हूँ या कुछ कह रहा हूँ। मैं सब वसूल लूंगा, तुम चिंता मत करो, सारे ले लूंगा इससे वापस। अरे भाई तू बड़ा भाई है, इतने नोटों में डुबकियां लगा रहा है, तो वो कहावत कहते हैं ना, 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, तेरा वही हाल है। तो 400 रुपये अगर वो ले भी लेते, तेरा इतना भागा दौड़ी का काम कर रहा है, तेरे पीछे इतना काम करता है कि तेरी जिम्मेदारी वो तेरे पेरेंट्स के साथ निभाता, तो अगर वो रख भी लेता तो अच्छी बात है ना भाई। मेरे पापा की ये बहुत अच्छी बात, वो कभी कोई भी सामान मंगाते हैं ना, वो उसमें से चाहे जो मर्जी जितने मर्जी पैसे बच जाएं, वो नहीं लेते कभी भी वापस किसी से। मैंने तो यही देखा भाई बचपन से, हम लोग जैसे हमसे कोई सामान मंगाते थे भाई से या किसी से भी, या वो अपने छोटे भाई से यानी कि मेरे चाचा से कोई सामान मंगाते हैं, तो वो भी अगर कुछ भी सामान जब भी कभी लेकर वो अपने सामने से कहेंगे तो कह देंगे रख लो। अब 500 का नोट दिया है तो उसमें भाई चाहे फिर वो 300 रुपये बचे, 250 रुपये बचे, 150 रुपये बचे, 80 बचे, 100 बचे, मतलब जो इतने पैसे बच जाते हैं वो कह देते हैं नहीं रख लो कोई बात नहीं। कोई ऐसे छोटे मोटे पैसे दे देने से कोई ना आप गरीब हो जाओगे ना लेने वाला अमीर हो जाएगा। लेकिन क्या है ना, उसको ये रहता है कि चलो ठीक है, कोई भी अगर नेक्स्ट टाइम कोई काम होगा तो हम आराम से कर लेंगे, और वो 4 काम में हमें याद भी तो आता है। लेकिन नहीं, इतने लोगों के सामने बेइज्जती, भाई इंसान
आदत तो होती है, सबकी होती है, किसी किसी को ज़्यादा बुरा भी लग जाता है, कोई कोई ढीठ होता है, लालची होता है, तो वो ढीठ पने में ले लेता है उस बात को। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार उसने दिल पर ले लिया और उसके बाद वो नजर नहीं आया। ये उस दिन की बात है जिस दिन इसने नानी की दावत की थी, और इस दिन उसने नानी की दावत की थी, कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी, उस दिन उसने साथ में खाना खाया। लेकिन जिस दिन फनी के दोस्तों का दावत हुई है, पूरे खानदान घर का मतलब सब आए हुए थे, लेकिन बस वही लड़का गायब था। ना वो पकाने में, ना खिलाने में, ना काम करने में, किसी में भी हेल्प नहीं थी, क्योंकि फिर वो आया ही नहीं। अब बात की जाए चुकैया की, तो भाई वो तो उसमें तो समझ लो, मैं तो वो उसको ये मानती हूँ कि उसमें तो रीढ़ की हड्डी नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ ये कहते हैं कि जो अपनी बातों पे खड़े ना रहे, जो अपनी डिग्निटी मेंटेन ना करे, वो उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, देसी कहावत कहा जाता है। और वो उसी में से वो लड़की एक है। वो उसको अपनी माँ की इज्जत और अपने बाप की इज्जत की परवाह नहीं, उसको अपने भाई की इज्जत की परवाह नहीं। तू कैसी लड़की है भाई? अगर तेरे माँ बाप के लिए कोई पूछ नहीं रहा, तवज्जो नहीं दे रहा, उनसे फड्डे पड़ रहे हैं उनके, तेरे भाई के लिए इतनी बुरी बुरी बातें हुई हैं, लोग इतना बुरा भला कहते हैं, और तू उनके मुंह कहने से या पता नहीं अपने आप ही मुंह उठा के उनके घर चल दी उस दौरान जिस दौरान इसके भाई से और उनकी जबरदस्त कंट्रोवर्सी चल रही थी। ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, शादीशुदा बेटियां हैं, वो अपने घर की है, ये अपने घर की है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, पर एक थोड़ी सी डिग्निटी मेंटेन तो करो ना, कि भाई मेरे भाई के साथ ऐसे हो रहा है, अगर मैं वहां चली जाऊंगी 36 लाख लोग देखेंगे, वही इतने सारे लोग जो ये देख रहे थे कि मेरा भाई इनके खिलाफ वीडियो बना रहा था, वो क्या मेरे मुंह पे थूकेंगे, वो क्या मुझे समझेंगे, वो क्या समझेंगे कि मैं लालची हूँ। अपने लिए, अपनी इज्जत के लिए हिम्मत जाती भाई। और ऐसे ही अभी माँ बाप मामा मामी से कोई मतलब नहीं है, और वहीं होकर आई है, वहीं दिखा कर आई है, और फिर मुंह उठा के चल दिए। अगर ऐसा था ना तो अपने घर बुलाती उसे कि नहीं तू मेरे घर आ, मैं तेरे लिए खाना बनाऊंगी, और देखो हम यहाँ बैठ के दोनों बहनें खाएंगी, और सबा तुम मेरे घर आ जाओ। अगर तेरे को फ़ोन कर कर बुलाया गया या इजाज़त दे दी है तुझे कि ठीक है तू आ जा, और कपड़े वपड़े तूने फ़ोन करा या उसने फ़ोन करा मुझे नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अगर तुम्हारी कन्वर्सेशन शुरू हुई और तुम्हारी बातें शुरू हुई तो तू कह सकती थी ना पूरे हक से कि नहीं नहीं तुम आ जाओ मेरे घर पर आ जाओ, तो यहाँ पे बैठ के साथ में खाना खाएंगे। या तेरा घर उसके आने लायक नहीं था, वो तो मोदाहा की प्रिंसेस है ना भाई, लेकिन नहीं, नाक कटवा के चली गई भाई बेचारी अपने आप, वहाँ पे चांदी के बर्तन ये सब कुछ लेके, और मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू, ढंग से नाश्ता खाना नहीं, कुछ भी नहीं। यही सारी चीजें डिग्निटी मेंटेन करते हुए अगर ये अपने घर से देती है, उसको एक टाइम का खाना, चिकन मटन पुलाव उलाव सब कुछ तो बना ही लेती हो, तो उसको बनाती तरीके से खिलाती अपने घर पे बिठा के, और उसके बाद उसको जो है दावत कर देती कि भाई हैदर आता है, पहली बार आया है, उसके लिए कपड़े और खिलौने सब कुछ लेकर आई हूँ। ना केवल तेरी इज्जत रह जाती और तेरे व्लॉग में अच्छा भी दिखता। अब ये अच्छा नहीं दिखा बिल्कुल भी। अब ये दिखा कि एक खुदगर्ज औरत जिसने माँ बाप की इज्जत नहीं रखी तो ना माँ बाप की हो पाई, जिसने भाई की इज्जत नहीं रखी ना भाई की हो पाई, सिर्फ डॉलर को प्रायोरिटी दी कि व्लॉग बनाने का मौका मिल गया। और उसके बाद भाई साहब ऐसी आज़ादी मिली है, ऐसी आज़ादी मिली है कि उस दिन से चालू के साथ कम्युनिटी लगा रही है जो पहले के कभी फ़ोटो होंगे, जनाब के साथ कम्युनिटी लगा रही है अपनी बेटी के साथ जो पहले के फ़ोटो होंगे। इससे पहले देखा आपने कभी इसने नाम लिया हो, कभी इसने फ़ोटोज़ डाली हो, कभी कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे उनके लिए कुछ बोला हो ना। अब बात करते हैं नानी की। बस इतने से कच्चे लालच में आके अपने बहू बेटों को बुरा दिखा के, गलत दिखा के, सबसे जो है बुरा बुरा भला कहलवा के बस चली गई अपनी बेटी के यहाँ। कितने दिन की खुशी के लिए, और किस खुशी के लिए? इस खुशी के लिए। चलिए पहले एक बार अपनी स्क्रीन पर नजर डालिए। ये पहली पिक्चर देखिए, जब डॉटर खाला के घर में ये आ गई थी। डॉटर खाला के घर में किस तरीके से इनको सुलाया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉटर खाला ने इतना बड़ा महल बना लिया, इनके घर में चटाई नहीं है बिछाने के लिए, इनके घर में गद्दे नहीं है बिछाने के लिए। पता क्या होता है, अगर गद्दे भी नहीं होते तो एक जगह आपको एसी की वजह से सोना है। जैसे कि मैं सिंपल सी बात बताती हूँ, जब मेरे अंदर वाले रूम का एसी खराब हो जाता है, हम ड्राइंग रूम वाले एसी में सोने के लिए चले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो बेड के गद्दे है ना, स्ट्रेस मैट्रेस, वो डाल लेते हैं, जिससे कि फीलिंग भी वही आए कि भाई बेड पर सो रहे, पर जमीन पे फीलिंग नहीं आती है। और जब मेरी बहनें सब कुछ आती हैं, उनके लिए मैंने जो गद्दे आते हैं, जो जैसे आपको मिलते हैं कैटरर्स के यहाँ पे मिल जाते हैं ना, जो ये टेंट हाउस वाले होते हैं इनके यहाँ पे, तो वैसे मेरे पापा ने बहुत सारे गद्दे खरीदे थे। तो उन्होंने अपनी दोनों तीनों बेटियों को दो दो गद्दे दे रखे हैं, जो कि आप साइड में कहीं पर भी फोम वाले गद्दे होते हैं उनको खड़ा कर रख देते हैं। बहुत पतले से होते हैं, ऐसे होते हैं वो 3 इंची 4 इंची मोटे, और वो कवर चढ़े हुए होते हैं चेक के जैसे, ऐसा कवर जैसे कि ये गद्दे पे है। वो गद्दे बिछाओ, उसके ऊपर कोई अच्छे से मोटी सी चादर को डबल करके बिछाओ, और फिर अच्छे से फ्रेश चादर बिछाओ, तो वो भी गुदगुदेदार हो जाता है। और उसके बाद हम बच्चों को सुलाते हैं नीचे, क्योंकि बच्चों को इसलिए सुलाना होता है क्योंकि सारे सब लोग एक साथ नहीं आ पाते, और सोना भी सबको फर्स्ट फ्लोर पर ही है। और बाकी तो माशाल्लाह से 2 बेड तो हैं ही, बाकी सब बड़े जो लोग सब बेड पर आ जाते हैं। तो कम से कम ये फीलिंग ना हो कि चटाई पर जमीन पे इतनी बुजुर्ग औरत को सिर्फ एक फटी हुई चादर पे, गद्दा भी नहीं है, फटी हुई चादर है जो इतने छेद हो रहे हैं। अब एक बार फिर से नजर मारिए, जरा थोड़ा सा जूम कर दिखाऊंगी। देखी
ये कितनी जगह से फटी हुई चादर है। ये चादर मिली इनको अपनी माँ को बिछा के सुलाने के लिए। ठीक है, आप एसी की वजह से ड्राइंग रूम में सो रहे हो तो जो अंदर वाला बेड है उस पर जो भी गद्दे हैं उसको भी तो ज़मीन पर लाकर बिछाया जा सकता था, ताकि वो थोड़े मोटे हो जाए और हार्ड सरफेस ना होता। एक तो वो बुजुर्ग, ऊपर से वो बीमारी से उठी हैं, तीसरा इतना हार्ड सरफेस है कि अगर बुजुर्ग भी नहीं होती या फिर बीमारी भी नहीं होती फिर भी एक आम सीधा साधा ठीक ठाक इंसान भी इतना प्लेन सरफेस पर नहीं सो सकता। उसको भी थोड़ी तो थिकनेस चाहिए, थोड़ा तो मुलायम होना चाहिए ना, चाहे पतला गद्दा हो या मोटी सी कोई बेडशीट वैसे बिछा ली हो या फिर इस तरह की मैट्रेस कोई डाल दी गई होती। किस हाल में माँ को सुला रखा, इस लालच में आई हो। अब आ जाते हैं दूसरी पिक्चर दिखाने पर। अब ये है चालू अप्पी के राजमहल का फोटो, जिसमें उन्होंने अपनी माँ यानी कि महारानी और उनकी माँ यानी कि सुपर 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 महारानी, जिनको सुपर 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 गरीब बनाकर रखा हुआ है, वो तो प्रजा से भी ज्यादा प्रजा हो गई। महारानी की माँ तो खैर क्या ही कहेंगे, जिनको गद्दा बिछा कर दे रखा है लेकिन उस गद्दे पर बेडशीट भी नहीं है। चलो माना कि वो गद्दा है और इनके यहाँ गद्दों का कुछ ज़्यादा ही चलन है, इस तरह के चेक से ये कपड़ों के रुई के बने हुए गद्दे हैं ये, जबकि इतने अच्छे मैट्रेस आते हैं जिनको आप कहीं पर भी फोल्ड कर कर खड़ा कर कर रख सकते हो, बालकोनी में या कहीं पर भी आप ले लो। 3-4-5 हज़ार रुपए के आ जाते हैं। या फिर जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ, सोफा कम बेड अगर अम्मा के लिए लेना है तो इसी साइज का एक सोफा कम बेड होता है, जिसको आप फोल्ड कर दोगे तो वो 2 सीटर बन जाएगा। और जिस जगह ये गद्दा है ना, वहाँ पर 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं दिन में, और रात को पूरा खोल दो और वो 4-6 इंची मोटा गद्दा बन जाता है। और दिन में फिर फोल्ड कर दो उसको, वापस से 2 सीटर बना लो। क्या ऐसे नहीं खरीदा जा सकता? चालू फालतू की चीजों में पैसा बर्बाद कर सकती है लेकिन काम की चीज में नहीं करेगी। गंवार है ना, कुएं के मेंढक है। अब एक बार स्क्रीन से फिर से नजर डाली, ये इस तरह के मैट्रेस होते हैं जिनको सोफा कम बेड बोलते हैं, जो 2 सीटर में भी आता है और 3 सीटर में भी आता है। जो 2 सीटर में होता है वो दीवान के साइज का होता है, यानी कि जो आपका जो छोटा बेड होता है उसके साइज का होता है, और जो 3 सीटर होता है वो 6x6 का होता है, जो फोल्ड होकर ऐसे सीट बन जाता है और जो मतलब बिछा लो तो उस तरह से ऐसे गद्दा हो जाता है, जिससे कि सोने बैठने उठने बैठने में आसानी हो जाए। तो क्या ऐसी चीजें खरीदी नहीं जा सकती जिनके प्रिंट्स वगैरह भी बहुत अच्छे आते हैं, फिर ऊपर से उन पे बेडशीट बिछा लो और दिन में फोल्ड कर कर ऐसे ही रख लो, और उनके लिए भी खूबसूरत कवर आते हैं, वो बिछा दो तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने कोई और अच्छा सोफा काउच डाला हुआ हो। लेकिन इन गंवारों को कौन बताए, और इन सब के चक्कर में थोड़े से दिन के वहां जाने के, बाहर की कुछ चीजें खाने के, एसी के लालच में आके, एसी क्या मामा क्या नहीं लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा। जब उन्होंने मकान इतना अच्छे से बनाया तो एसी भी लगा रखा होगा। इतने दिन से वो बाबू मामू के यहाँ पे रह रही थी, लेकिन 1 सेकंड में बाबू मामू को बुरा बनवा दिया अम्मा जी ने, ये कह के 10-20 रुपए का फोन रिचार्ज करा दो, 10-20 रुपए की दवाई के लिए। और जबकि यही अम्मा थी जो वहाँ बाबू मामू के यहाँ रह रही थी, तो किसने उनको दिया? कौन सा उनकी पेंशन बनती है या ये लोग उनको पैसे देकर आते हैं? उन्होंने 1 मिनट में निकालकर अपने बटवे से पैसे निकालकर 500 रुपए उसके बच्चे को दे दिए और कपड़े भी मंगवा लिए। जब साल भर से उनको अबेंडन कर रखा है तो क्या ये ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते थे अम्मा के लिए, अम्मा के पर्सनल खर्चों के लिए? ऑब्वियसली उनके बेटे देते होंगे। इतने दिन की तीमारदारी करी उनकी बहू ने, अब क्या बेटे क्या अकेले कर लेते हैं? बहुएं ही तो होती हैं जो खाना पीना बनाती हैं, सब चीजों का ध्यान रखती हैं, उतरे हुए कपड़े धोना, ये सब कुछ करना। आपको क्या लगता है कि जब ये अम्मा जी बीमार हुई होंगी तो क्या अपने कपड़े वगैरह खुद धो रही होंगी? लेकिन 1 मिनट में उनको बुरा बना दिया। माना कि वो भी कुछ कम नहीं है, कि भले ही चाहे माँ कितना भी कुछ भी कर ले, कितनी भी ऐंठ में टैट हो जाए या जो भी कुछ कर ले, लेकिन बच्चों को तो अपने फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन उनकी बेटी की शादी हुई, बेटी में भी शादी में नहीं आई, वो अपनी बेटी के चक्कर में, तो ये कितनी गलत बात है। ये हर माँ को बुरा लगेगा ऑब्वियसली। वो आज अपनी माँ की नहीं करे, लेकिन वो खुद भी तो माँ है जिसने अपनी बेटी की विदाई करी और उसमें उसकी दादी को आने तक नहीं दिया, और दादी आई भी नहीं। उन्होंने भी नहीं सोचा अपने बुढ़ापे में कि बुढ़ापा तो मेरा यही रहना है, ये क्या मुंबई आकर चले जाएंगी? खुदा ना खास्ता उनको जब भी कभी कुछ भी होगा, जाएंगे तो उसी मिट्टी में ना, करेंगे तो वही बेटे ना ये सारे काम, कौन सा ये बेटियां करेंगी? अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हैं तो कम से कम कुछ अच्छा कर लो, अपने बेटों में बहुओं में मिलकर रह लो, उनके साथ ये बदसलूकियां ना करो, उनमें नाइत्तफाकी ना कराओ, लड़ाई झगड़े ना कराओ। एक छोटी सी बच्ची के मन में जो कभी ये बात नहीं थी कि वो एक जो है स्टेप डॉटर है या उसकी सौतेली माँ है, ये अम्मा जी ने, इतनी बड़ी उम्र की अम्मा जी ने ये दिमाग में भरा, लड़ाई झगड़े किए और उसके दिमाग में ये भर दिया कि ये तेरी माँ नहीं है, ये तो तेरी सौतेली माँ है। और जितना दिख रहा है ना, सच उससे भी कहीं ज्यादा भयानक है। और मैं तो दुआ करूंगी कि वो जिंदगी में कभी भी बाहर ना आए। लेकिन सैल्यूट है भाई, इसकी जो सौतेली माँ है ना,
सौतेली शब्द भी मेरे मुंह पे आते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसकी जो नई माँ है वो सैल्यूट है उस औरत को कि इतना सब कुछ होने के बाद, झेलने के बाद, सब कुछ सहने के बाद भी वो उसी घर में टिकी रही है और आज तक जो भी कुछ कर रही है वही कर रही है अम्मा जी का। क्योंकि एक ही बराबर वाले घर में रहते हैं, एक मतलब अब कह लो ना कि भाई बराबर वाला कमरा उनका है तो वो हिस्सा जो है ऑब्वियसली कारी मामू के हिस्से में आ रहा होगा, तो वही करती धरती रहती हैं, खाना पीना वो सब कुछ बनाती हैं, करती हैं। और ऐसे नहीं है किसी, कभी कोई सी बेटे के यहाँ भी चली जाती हैं, कभी कोई सी बेटे के। और आपको क्या लगता है कि जो दो बेटे, तीन बेटे और हैं वहाँ पे भी जाती होंगी, लेकिन हमें नहीं दिखाई दी कि आमिर के घर ये कभी गई हो या आमिर के घर वाले इनके यहाँ आते हो। अब पता नहीं भाई इनके आपस में क्या रिश्ते हैं क्या नहीं रिश्ते हैं, लेकिन अम्मा जी भी इस उम्र में कम नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, इस उम्र के पड़ाव में जब इनको सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और इन सारी चीजों में ना पढ़कर अगर बच्चों में भी फूट डल रही है तो उसमें भी वो कोशिश ये करे कि मेरे बच्चों में आपस में बन जाए। एक माँ यही तो चाहती है कि मेरे बच्चे लड़ाई झगड़ा ना करे, एक होकर रहे, उनमें कोई फूट ना डले, चाहे बेटा बेटी हो चाहे भाई भाई हो। वो ऐसे में वो खुद उनकी बहुओं से लड़ाई झगड़े करती हैं, उनके दिल बुरे करवाती हैं, वो क्या अच्छी चीज़ है। और ये सिर्फ नेहा के थ्रू ही नहीं पता चली है, वहाँ के और कई सारे लोग हैं जिनके थ्रू ये सारी बातें पता चली। इन्होंने बहुत करीब से अड़ोस पड़ोस में रहते हैं या आमने आजू बाजू में रहते हैं या बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं। अब वो बीमार भी रहती हैं, बहुत जिम्मेदारी भी है, जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है। हो सकता है यही सोचकर जनाब ने हाथ खड़े कर दिए हो कि नहीं बस अब अम्मा को मत आओ, अम्मा को वही रहने दो, उनके बेटों में ही रहने दो। क्या मालूम ये सोच कर रहा हो जैसे मैं अपने माँ बाप की जिम्मेदारियां उठा रहा हूँ, इनके बच्चे जिम्मेदारी उठाए। इतने पर भी अम्मा को समझ में नहीं आया। जब जब इन्होंने अबेंडन करा, कोई ना कोई रीजन ही रहा है, लेकिन उतने पर भी अम्मा ने सबक सीख नहीं ली कि भाई चलो मैं अपने बच्चों में, अपने पोते पोताओं में मिलकर रह लूं। आप लोग यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैंने पहले भी बताया है कि 90+ है मेरी दादी, बहुत कमजोर है। कमजोर क्या मतलब, वो पहले से, मैंने उनको कभी हेल्दी मोटा देखा ही नहीं, मतलब वो शुरू से ऐसे ही रही हैं। आज की डेट में 1 सेकंड में ऊपर से बैठना हो, नीचे बैठना हो, और वो बिल्कुल ऐसे नमाज पढ़ती हैं। और मैंने बताया ना 5 टाइम की नमाज तो वो पढ़ती हैं, उसके अलावा भी और नमाज पढ़ती है तो 9 टाइम की नमाज पढ़ती हैं। और सारे दिन जा नमाज पर बैठकर ही वो जो भी अपना पंसूरा, कुरान शरीफ जो भी कुछ पढ़ती हैं उसी पर पढ़ती हैं। उनको जरूरत नहीं हुई कि वो कुर्सियों पे या उनके घुटनों में, टच वुड इस उम्र में भी उनको घुटनों में कोई तकलीफ नहीं है। दिन भर में जिस खड़े जीने पे मैं एक दिन में 4 बार चक्कर काटूंगी तो मैं थक जाऊंगी, लेकिन वो दिन में 5 बार चक्कर काटेंगे ना, एक बार भी नहीं थकती है। उनको इतनी अच्छे से उनके अंदर से अंदरूनी ताकत है उनके अंदर। और बिल्कुल पतली दुबली सी हैं, छोटी सी हाइट है, चश्मा लगाती हैं क्योंकि आंखें नजर कमजोर है पहले से। लेकिन सारे बच्चे इतना प्यार करते हैं उनसे, हम पोता पोती सारे के सारे, और इतनी दुआएं देती हैं, इतनी दुआएं देती हैं। अपने कमरे में हमेशा पढ़ती रहती हैं वो। जब उनको पता चला कि बेटियां आई, क्योंकि जब उनकी खुद की बेटियां भी आती है ना तो उनके कमरे में नहीं जाती, जब नाश्ता पानी खाना पीना खा पी लेती हैं पापा के घर से, क्योंकि मेरे पापा बड़े हैं तो सबसे पहले उन्हीं के घर ही आती हैं। और वही मतलब पहले पढ़ते भी हैं, फिर उसके बाद अपनी माँ से मिलती हैं, फिर बाकी चाचाओं से मिलती हैं। कई बार ऐसा होता है कि चाचा लोगों को पहले से पता है कि वो आ रही है तो वो यही कह देते हैं कि सीधा ऊपर ही आ जाना, हमने खाना तैयार करा लिया, पहले खाना खा लेना। तो डायरेक्ट कभी ऐसा होता है कि फुप्पिया लोग वहाँ पहले चली जाती हैं। उनको तब बाद में पता चलता है कि मेरी बेटी आई है, तब वो उनको पता लगता है कि अब हमारे जो मेरे भतीजा भतीजी है वो बुलाने के लिए जाते हैं, आपा आ जाओ, बुआ आई है, ये वाली बुआ आई है, ये वाली बुआ आई है। तब आती है कि अच्छा बेटे मैं आ रही हूँ, तब आएंगी, फिर बात बैठेंगी साथ में। ये उनका खाना वो वहाँ पे बुलाने के लिए भेजते हैं, आपा आ जाओ, आपा ही बोलते हैं, क्योंकि हमारे पापा भी आपा ही बोलते थे, पापा आपा बोलते थे, उनके सारे बच्चे आपा बोलते थे, फिर हमने भी वही सीखा। तो वो अब जो मेरे भतीजा भतीजी है वो भी आपा ही बोलते हैं, आपा आ जाओ खाना लग गया। कभी वो पढ़ रही होती है तो कहती हैं बेटा मेरा जो है ना या तो यहाँ पर दे जाओ, मैं बाद में खा लूंगी, या मैं थोड़ी देर बाद आ रही हूँ। वो जैसे भी करती हैं। तो वो पोता भागा भागा जाता है कि आ जाओ डैडी बुला रहे हैं, यानी कि दादू बुला रहे हैं। तो हमने तो अपने घर में ऐसा ही इन्वायरमेंट देखा, और मेरे दादा का तो भाई रुआब भी अलग। लेकिन जब ऐसी चीजें देखते हैं ना तो बड़ा तरस आता है, और ये देखकर हैरानी होती है कि अल्लाह ताला ने तो इनको हर चीज से नवाजा है, इतना सब कुछ दिया है, फिर भी बड़ों की कदर नहीं है। बेटी खाला को किसी चीज की कमी तो नहीं है ना, बेटी खाला बड़े आराम से अपने घर में रह सकती है, अच्छा खासा घर है, हस्बैंड कमा रहे हैं, कोई बहुत लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है, अपने बच्चों की भी जिम्मेदारी से फ्री हैं। वो चाहें तो वो भी परमानेंट अपनी माँ को अपने पास रख सकती हैं, अच्छे इन्वायरमेंट में, साफ सुथरे माहौल में, बिस्तर पे। लेकिन वो भी कहाँ से करेगी भाई, क्योंकि उसने भी वही देखा, जब मेरी बड़ी बहन नहीं करती, मुझे खुद नौकरानियों की तरह से रखती है, तो मैं भी वही रखूँ। तो जिस चीज़ को आप गौर फरमाना, जिस चीज़ को इनकी अम्मी और चालू जो है ना नेगलेक्ट कर कर रखती है, उसी चीज़ को ये भी बेटी खाला भी उसी तरीके से ट्रीट करती है। कभी किसी चीज़ को आपने अपोज करके उसको ज़्यादा अच्छा करते हुए देखा है बेटी खाला की तरफ से? चालू ने जिसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी उसको ज़्यादा तवज्जो बेटी खाला ने दी हो ही नहीं सकता। चाहे वो मेहर का केस ले लो, किस तरह से मेहर को ट्रीट करते हैं, फिर चाहे वो नानी का केस ले लो, या इनकी जगह फिर कोई और हो। और वही नेहा ने कहा भी कि नानी का दादी का तो ऐसा होता है कि उनके बराबर में लेट जाते हैं, मतलब
अच्छा लगता है, कितने भी बड़े बड़े हो जाए फिर भी बच्चे जो है ना, शौक लगता है कि नहीं नानी दादी के पास लेट जाएं, बैठ जाएं। जिस हाल में ये इनको रखते हैं, किसी का मन भी करेगा वहाँ पे बैठने के लिए। जो इतनी गंदी बेडशीट बिछाई हुई थी, किसी का उस गंदी बेडशीट पे बैठने को भी मन करेगा, और वो भी जमीन पर, एकदम प्लेन सरफेस पर, हार्ड सरफेस पर। तो ये थे भाई मेरे अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।